नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पोएम द सॉलिटरी रीपर को विस्तार से समझने वाले हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और भावनात्मक पोएम है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इस पोएम में एक अकेली लड़की के मधुर गीत और उसके प्रभाव को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इस पोएम को समझने से सबसे पहले हम इसके पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जब हम पोइट की सोच और बैकग्राउंड को समझ लेते हैं तब इस पोएम का मीनिंग और मैसेज समझना और भी आसान हो जाता है। और जैसा कि हमेशा करते हैं, मैं इस पूरी पोएम को बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा ताकि हर स्टूडेंट इसे आसानी से समझ सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर तक आते आते आपको इस पोएम की समरी, थीम, पोएटिक ब्यूटी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए सबसे पहले जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। About the poet William Wordsworth. William Wordsworth was a famous English romantic poet. दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान पोएट्स में से एक माने जाते हैं। रोमांटिक एज की बात हो और विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वे उन कवियों में से थे जिन्होंने कविता को आम लोगों और प्रकृति से जोड़ने का काम किया। He was born in Cockermouth, Cumberland, इंग्लैंड। उनका जन्म इंग्लैंड के एक छोटे से शहर कॉकरमाउथ में हुआ था। बचपन से ही उनका प्रकृति से बहुत गहरा लगाव था। पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे और प्राकृतिक दृश्य उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यही कारण है कि आगे चलकर प्रकृति उनकी कविताओं की पहचान बन गई। He is popularly known as the poet of nature because many of his poems celebrate the beauty of nature. दोस्तों, अगर कोई पूछे कि विलियम वर्ड्सवर्थ को सबसे ज्यादा किस चीज के लिए याद किया जाता है, तो उसका जवाब होगा नेचर। उनकी कविताओं को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हम किसी सुंदर प्राकृतिक दृश्य को अपनी आंखों के सामने देख रहे हों। वे केवल प्रकृति का वर्णन नहीं करते थे, बल्कि ये भी बताते थे कि प्रकृति इंसान के मन और जीवन को कैसे प्रभावित करती है। इसी वजह से उन्हें पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। His poetry mainly focuses on nature, human emotions, imagination and ordinary life. उनकी कविताओं की सबसे खास बात यह थी कि वे बड़ी-बड़ी और कठिन बातों की जगह साधारण जीवन की बातें लिखते थे। उन्हें आम लोगों की भावनाएं, उनके सुख दुख और प्रकृति के साथ उनका संबंध बहुत आकर्षित करता था। इसलिए उनकी कविताएं पढ़ने में सरल लगती हैं, लेकिन उनके अंदर गहरा भाव छिपा होता है। In 1795, his friendship with Samuel Taylor Coleridge became a turning point in his literary career. अब उनकी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया। उनकी दोस्ती सैमुअल टेलर कोलरिज से हुई। ये दोस्ती सिर्फ दो लोगों की दोस्ती नहीं थी, बल्कि इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक मित्रताओं में से एक बन गई। दोनों की सोच काफी मिलती जुलती थी। Together they published lyrical ballads in 1798. Which marked the beginning of the romantic age in English literature. इसी दोस्ती का परिणाम था लिरिकल बैलेड्स। ये केवल एक किताब नहीं थी, बल्कि इंग्लिश लिटरेचर में एक नए युग की शुरुआत थी। इस पुस्तक ने कविता लिखने और समझने का तरीका ही बदल दिया। इसलिए 1798 को रोमांटिक एज की शुरुआत माना जाता है। In 1843, he became the poet laureate of Britain and remained in that position until his death in 1850. विलियम वर्ड्सवर्थ की लोकप्रियता और योगदान को देखते हुए उन्हें ब्रिटेन का पोएट लोरिएट बनाया गया। ये किसी भी कवि के लिए बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है और वे अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। इंपॉर्टेंट वर्क्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कई महान रचनाएं लिखी। इनमें लिरिकल बैलेड्स, द प्रेल्यूड, द एक्सकर्शन और टिनटर्न एबे सबसे प्रसिद्ध है। आज भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स इन रचनाओं का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ केवल एक पोएट नहीं थे, बल्कि ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने प्रकृति और मानवीय भावनाओं को कविता का केंद्र बना दिया, और उनकी यही विशेषता उन्हें बाकी कवियों से अलग बनाती है। क्विक पॉइंट्स। तो दोस्तों, एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जीवन काल 1770 से 1850 तक रहा।
वे इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक एज के सबसे प्रमुख पोएट्स में से एक थे। रोमांटिक एज इंग्लिश लिटरेचर का एक ऐसा दौर था जिसमें राइटर्स और पोएट्स प्रकृति, मानवीय भावनाओं, कल्पना और साधारण लोगों के जीवन को अपनी रचनाओं का मुख्य विषय बनाते थे। उस समय के कवियों का मानना था कि इंसान को प्रकृति के करीब रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमारे मन को शांति और प्रेरणा देती है। विलियम वर्ड्सवर्थ भी इसी विचारधारा से जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी ज्यादातर कविताओं में प्रकृति और भावनाओं का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। इसी कारण उन्हें पोएट ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने मित्र सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक 1798 में प्रकाशित हुई थी। इंग्लिश लिटरेचर में इस पुस्तक का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी के साथ रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। इस कलेक्शन में कुल 23 पोएम्स शामिल थी, जिनमें से 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, जबकि 4 पोएम्स सैमुअल टेलर कोलरिज ने लिखी थी। आगे चलकर विलियम वर्ड्सवर्थ को उनकी महान साहित्यिक सेवाओं के लिए 18 में ब्रिटेन का पोएट लॉरिएट बनाया गया। ये किसी भी पोएट को मिलने वाले सबसे बड़े सम्मानों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, अब हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जरूरी बातें जान ली है। अब समय है उनकी प्रसिद्ध पोएम द सॉलिटरी रीपर को समझने का। लेकिन पोएम की लाइंस पढ़ने से पहले आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस पोएम में क्या बताया गया है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है और कवि हमें कौन सा संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि जब हमें पोएम का बेसिक आइडिया पहले से पता होता है, तब आगे की लाइंस को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब द सॉलिटरी रीपर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अबाउट द पोएम। दोस्तों, अब इस पोएम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके टाइटल द सॉलिटरी रीपर की बात करें, तो सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला या एकांत में रहने वाला, और रीपर का मतलब होता है फसल काटने वाला व्यक्ति। यानी द सॉलिटरी रीपर का अर्थ हुआ अकेली फसल काटने वाली लड़की, और यही लड़की इस पूरी पोएम का मुख्य पात्र है। द सॉलिटरी रीपर इज वन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ्स मोस्ट फेमस पोएम्स। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक मानी जाती है। आज भी दुनिया भर में स्टूडेंट्स इस पोएम को पढ़ते हैं और इसकी सुंदरता की सराहना करते हैं। द सॉलिटरी रीपर इज अ लिरिकल बैलेड। इट कंबाइन्स अ सिंपल स्टोरी with the poet's personal emotions. The poem is written in the first person because the poet himself describes what he saw, heard, and felt while listening to the reaper's song. ये एक lyrical ballad है। यहाँ lyrical का मतलब है ऐसी कविता जिसमें भावनाएं और संगीतात्मकता हो, जबकि ballad का मतलब है ऐसी कविता जो किसी घटना या कहानी को प्रस्तुत करे। यानी इस पोएम में एक छोटी सी घटना भी है और कवि की भावनाएं भी है। इस पोएम की एक खास बात यह है कि इसे फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, यानी कवि खुद हमें बता रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या सुना और उस अनुभव को महसूस करके उनके मन में क्या भाव पैदा हुए। द पोएम डिस्क्राइब्स अ सॉलिटरी हाईलैंड गर्ल हु इज रीपिंग ग्रेन इन अ फील्ड व्हाइल सिंगिंग अ ब्यूटीफुल एंड मेलंकली सॉन्ग। इस पोएम में कवि एक ऐसी लड़की को देखते हैं जो खेत में अकेले फसल काट रही होती है। काम करते हुए वो एक बहुत सुंदर और मधुर गीत गा रही होती है, लेकिन उस गीत में कहीं न कहीं उदासी का भाव भी छिपा हुआ है। Although the poet cannot understand the meaning of a song, he is deeply moved by its sweetness and melody. सबसे दिलचस्प बात यह है कि कवि उस लड़की की भाषा को समझ ही नहीं पाते। उन्हें यह भी नहीं पता कि वो आखिर गा क्या रही है, लेकिन फिर भी उस गीत की मधुरता और उसकी धुन कवि के दिल को छू जाती है। The song fills the entire valley with its enchanting music and leaves a lasting impression on the poet's heart. उस लड़की का गीत इतना मधुर होता है कि ऐसा लगता है जैसे पूरी घाटी उसी संगीत से भर गई हो। कवि उस गीत को सुनकर इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वो अनुभव उनके मन में हमेशा के लिए बस जाता है। थ्रू दिस पोएम, वर्ड्सवर्थ हाइलाइट्स द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक, which can touch people's hearts beyond the barriers of language and understanding. इस पोएम के माध्यम से वर्ड्सवर्थ हमें एक बहुत सुंदर संदेश देना चाहते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा संगीत भाषा की सीमाओं से कहीं आगे होता है। जरूरी नहीं कि हम किसी गीत के शब्दों को समझें। अगर उस गीत में सच्ची भावना और मधुरता हो, तो वो सीधे हमारे दिल को छू सकता है। यही कारण है कि कवि उस गीत का अर्थ समझे बिना भी उससे गहराई से प्रभावित हो जाते हैं। चलिए फर्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। Behold her, single in the field, yon solitary highland lass,
reaping and singing by herself. Stop here और gently pass. दोस्तों, इस स्टैंजा में कवि एक ऐसी लड़की का वर्णन कर रहे हैं जो खेत में अकेले काम कर रही है और साथ ही एक मधुर गीत भी गा रही है। अब इन लाइंस को विस्तार से समझते हैं। Behold her, single in the field, yon solitary highland lass. इन लाइंस में कवि सबसे पहले हमारा ध्यान उस लड़की की ओर आकर्षित करते हैं। Behold her का मतलब है उसे देखो। ऐसा लगता है जैसे कवि हमें उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए कह रहे हों। वे देखते हैं कि एक लड़की खेत में बिल्कुल अकेली खड़ी है। सॉलिटरी शब्द भी इसी बात पर जोर देता है कि वो अकेली है। वहीं हाईलैंड लैस का मतलब है स्कॉटलैंड के पहाड़ी क्षेत्र की एक युवती। यानी कवि एक पहाड़ी इलाके की अकेली लड़की को खेत में काम करते हुए देख रहे हैं। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास। इन लाइंस में कवि उस लड़की के काम और उसके गीत के बारे में बताते हैं। वो लड़की खेत में फसल काट रही है। रीपिंग का अर्थ होता है पकी हुई फसल को काटना। काम करते करते वो एक मधुर गीत भी गा रही है। उसका गीत इतना सुंदर और आकर्षक है कि कवि उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए वे लोगों से कहते हैं कि अगर यहां रुकना है तो शांत होकर उसका गीत सुनो, और अगर आगे बढ़ना है तो धीरे धीरे आगे जाओ ताकि उसके गीत में किसी प्रकार की बाधा न आए। इससे पता चलता है कि कवि उस लड़की के गीत को कितना मधुर और विशेष मानते हैं। सिंपल मीनिंग, कवि एक पहाड़ी इलाके की अकेली लड़की को खेत में काम करते हुए देखते हैं। वो फसल काटते हुए एक सुंदर गीत गा रही होती है। उसका गीत इतना मधुर होता है कि कवि उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए वे लोगों से कहते हैं कि या तो रुककर उसका गीत सुनो या फिर चुपचाप वहां से गुजर जाओ ताकि उसके गीत में कोई रुकावट ना आए। चलिए दोस्तों, अब इस पूरी पंक्ति का एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। इससे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझने में आसानी होगी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर इसमें कहा क्या गया है। साथ ही एग्जाम में अगर आपको इंग्लिश में आंसर लिखना पड़े तो ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए अब इस एक्सप्लेनेशन को आसान भाषा में समझते हैं। एक्सप्लेनेशन। In these lines, the poet draws our attention to a young Highland girl who is working alone in a field. यहां बताया गया है कि कवि हमारा ध्यान एक हाईलैंड लड़की की ओर आकर्षित करते हैं। वो लड़की खेत में बिल्कुल अकेली काम कर रही है। कवि सबसे पहले उसी लड़की और उसके शांत स्वभाव की ओर हमारा ध्यान ले जाना चाहते हैं। He sees her reaping the crops and singing by herself. आगे बताया गया है कि वो लड़की फसल काट रही है और साथ ही एक मधुर गीत भी गा रही है। वो अपने काम में इतनी मग्न है कि उसे आसपास की किसी चीज की परवाह नहीं है। The poet is so impressed by her presence and her song that he asks the people around him either to stop and listen carefully or to pass by quietly without disturbing her. यहां बताया गया है कि कवि उस लड़की और उसके गीत से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें उसका गीत इतना सुंदर लगता है कि वे लोगों से कहते हैं, अगर सुनना है तो रुककर ध्यान से सुनो, और अगर आगे बढ़ना है तो चुपचाप निकल जाओ ताकि उसके गीत में कोई बाधा ना आए। These lines create an image of a lonely yet peaceful girl completely absorbed in her work and music. अंत में बताया गया है कि इन लाइंस को पढ़कर हमारे मन में एक ऐसी लड़की की तस्वीर बनती है जो अकेली तो है लेकिन बहुत शांत और संतुष्ट दिखाई देती है। वो अपने काम और अपने गीत में पूरी तरह डूबी हुई है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन में कवि एक ऐसी अकेली लड़की का वर्णन करते हैं जो खेत में काम करते हुए मधुर गीत गा रही है। उसका गीत इतना सुंदर है कि कवि उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं और चाहते हैं कि कोई भी उसके गीत में बाधा न डाले। चलिए अब इसका सिंपल मीनिंग भी देख लेते हैं ताकि पूरी स्टैंजा की बात एकदम आसान शब्दों में हमारे दिमाग में बैठ जाए। सिंपल मीनिंग, द पोएट सीज अ सॉलिटरी हाईलैंड गर्ल वर्किंग अलोन इन अ फील्ड। आसान शब्दों में कहें तो कवि एक अकेली पहाड़ी लड़की को खेत में काम करते हुए देखते हैं। शी इज कटिंग द ग्रेन एंड सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। वो फसल काट रही है और साथ ही एक सुंदर गीत भी गा रही है। द पोएट इज फैसिनेटेड बाय हर सिंगिंग
and requests others to remain silent so that her song is not disturbed. उसका गीत कवि को इतना अच्छा लगता है कि वे उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए वे लोगों से शांत रहने और उसके गीत में कोई बाधा न डालने की विनती करते हैं। तो दोस्तों, इस स्टैंजा का सरल अर्थ यह है कि कवि एक अकेली लड़की को खेत में काम करते हुए और गीत गाते हुए देखते हैं। उसका मधुर गीत कवि के मन को छू लेता है, इसलिए वे चाहते हैं कि उसका गीत बिना किसी रुकावट के चलता रहे। Second stanza. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the wail profound is overflowing with the sound. दोस्तों, इस स्टैंजा में कवि उस लड़की के गीत की मधुरता और उसके प्रभाव का वर्णन करते हैं। अब इन लाइंस को समझते हैं। Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. इन लाइंस में कवि बताते हैं कि वो लड़की अकेले ही खेत में फसल काट रही है। केवल फसल काट ही नहीं रही, बल्कि काटी हुई फसल को बांध भी रही है। काम करते करते वो एक गीत भी गा रही है। कवि उसके गीत को मेलनकली स्ट्रेन कहते हैं। यहां मेलनकली का अर्थ है उदासी या विषाद से भरा हुआ, यानी उसका गीत सुनने में मधुर तो है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं दुख या दर्द की भावना भी छिपी हुई है। यही बात कवि को उसकी ओर और अधिक आकर्षित करती है। ओ लिसन, for the wail profound is overflowing with the sound dot. इन लाइंस में कवि उस गीत से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वे उत्साह से कहते हैं ओ लिसन, यानी सुनो। वे चाहते हैं कि हर कोई उस गीत को ध्यान से सुने। आगे कवि बताते हैं कि उस लड़की का गीत इतना मधुर और प्रभावशाली है कि पूरी घाटी उसकी आवाज से गूंज रही है। वेल प्रोफाउंड का मतलब है गहरी और विशाल घाटी। कवि को ऐसा महसूस होता है मानो उस गीत की ध्वनि पूरी घाटी में फैल गई हो। इससे पता चलता है कि उस गीत ने कवि के मन पर कितना गहरा प्रभाव डाला है। तो दोस्तों, इस स्टैंजा में कवि बताते हैं कि लड़की अकेले फसल काटते हुए एक उदास लेकिन बहुत मधुर गीत गा रही है। उसका गीत इतना सुंदर है कि उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंजती हुई महसूस होती है और कवि को मंत्रमुग्ध कर देती है। चलिए दोस्तों, अब इस पूरी पंक्ति का एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द हाईलैंड गर्ल वर्किंग कंप्लीटली अलोन इन द फील्ड। यहां कवि उस हाईलैंड लड़की का वर्णन करते हैं जो खेत में बिल्कुल अकेली काम कर रही है। उसके साथ कोई नहीं है, फिर भी वो पूरी लगन के साथ अपना काम कर रही है। एज शी कट्स एंड टाइज द ग्रेन, शी सिंग्स अ मेलनकली सैड सॉन्ग। आगे बताया गया है कि वो फसल काट रही है और उसे बांध भी रही है। काम करते करते वो एक गीत गा रही है। ये कोई खुशियों भरा गीत नहीं है, बल्कि एक मेलनकली यानी उदासी से भरा हुआ गीत है। उसके गीत में दर्द और भावनाएं छिपी हुई महसूस होती है। द स्वीटनेस एंड ब्यूटी ऑफ हर वॉइस डीपली इम्प्रेस द पोएट। यहां बताया गया है कि उस लड़की की आवाज बहुत मधुर और सुंदर है। उसकी गायकी कवि के मन को गहराई से प्रभावित कर देती है। कवि उसके गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। He asks everyone to listen carefully because her song is so powerful and melodious that it fills the entire deep valley with its sound. आगे कवि लोगों से कहते हैं कि इस गीत को ध्यान से सुनो। उसका गीत इतना मधुर और प्रभावशाली है कि उसकी आवाज पूरी घाटी में फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण उसी संगीत से भर गया हो। The poet emphasizes how the girl's singing transforms the peaceful surroundings into a place filled with music. अंत में कवि ये बताना चाहते हैं कि उस लड़की का गीत आसपास के शांत वातावरण को और भी सुंदर बना देता है। जहां पहले केवल शांति थी, अब वहां मधुर संगीत भी गूंज रहा है। उसका गीत पूरे वातावरण को जीवंत और मनमोहक बना देता है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन में कवि बताते हैं कि हाईलैंड लड़की अकेले खेत में काम करते हुए एक उदास लेकिन मधुर गीत गा रही है। उसकी आवाज इतनी सुंदर है कि पूरी घाटी उसके संगीत से भर जाती है और कवि उस गीत से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। अब एक्सप्लेनेशन तो हमने समझ लिया, चलिए अब इसका सिंपल मीनिंग भी देख लेते हैं ताकि पूरी बात एकदम आसान भाषा में समझ आ जाए। सिंपल मीनिंग: द गर्ल इज कटिंग एंड बाइंडिंग द ग्रेन while singing a sad but beautiful song.
आसान शब्दों में कहें तो लड़की खेत में फसल काट रही है और उसे बांध भी रही है। काम करते हुए वो एक उदास लेकिन बहुत सुंदर गीत गा रही है। Her voice is so sweet and powerful that it echoes throughout the valley, filling the whole area with music. उसकी आवाज इतनी मधुर और प्रभावशाली है कि उसकी गूंज पूरी घाटी में सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा क्षेत्र उसके संगीत से भर गया हो। तो दोस्तों, इस स्टैंजा का सरल अर्थ यह है कि एक अकेली लड़की खेत में काम करते हुए मधुर गीत गा रही है। उसकी आवाज इतनी सुंदर है कि उसका संगीत पूरी घाटी में फैल जाता है और सुनने वालों के दिल को छू लेता है। Third stanza. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary band of travelers in some shady haunt among Arabian sands. दोस्तों, इस स्टैंजा में कवि उस लड़की के गीत की तुलना एक नाइटिंगेल यानी बुलबुल पक्षी के मधुर गीत से करते हैं। अब इन लाइंस को समझते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड। इन लाइंस में कवि कहते हैं कि किसी भी नाइटिंगेल ने कभी इतना मधुर और स्वागत योग्य गीत नहीं गाया होगा। नाइटिंगेल एक ऐसा पक्षी है जो अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध है। वेरी बैंड का मतलब है थके हुए यात्रियों का समूह। कवि कहना चाहते हैं कि उस लड़की का गीत थके हुए लोगों को उतनी ही खुशी देता है, बल्कि उससे भी अधिक खुशी देता है। ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। यहां कवि एक कल्पना प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे अरब के विशाल रेगिस्तान में यात्रा करते हुए थके हुए यात्रियों को किसी छायादार स्थान पर नाइटिंगेल का मधुर गीत सुनाई दे तो उन्हें बहुत राहत और आनंद मिलेगा। उसी तरह उस हाईलैंड लड़की का गीत भी सुनने वालों को सुकून और खुशी देता है। अरेबियन सैंड्स का मतलब है अरब के रेतीले मरुस्थल और शेडी हॉन्ट से आशय है कोई ठंडी, छायादार और आरामदायक जगह। कवि के अनुसार उस लड़की का गीत ऐसे ही राहत और ताजगी देने वाला है। तो दोस्तों, इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि हाईलैंड लड़की का गीत इतना मधुर है कि वो रेगिस्तान में थके हुए यात्रियों के लिए नाइटिंगेल के गीत से भी अधिक सुखद और स्वागत योग्य लगता है। इस तुलना के माध्यम से कवि उसके गीत की सुंदरता और प्रभाव को व्यक्त करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस पूरी पंक्ति का एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स द पोएट कंपेयर्स द रीपर्स सॉन्ग टू द स्वीट सिंगिंग ऑफ अ नाइटिंगेल। यहां कवि उस लड़की के गीत की तुलना नाइटिंगेल यानी बुलबुल पक्षी के मधुर गीत से करते हैं। नाइटिंगेल अपनी सुरीली आवाज के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कवि उसकी तुलना नाइटिंगेल से करके उसके गीत की सुंदरता को दिखाना चाहते हैं। He says that no nightingale has ever sung a more pleasant and welcome song to a group of tired travelers resting in a shady place in the hot Arabian desert. आगे कवि कहते हैं कि किसी भी नाइटिंगेल ने कभी इतना मधुर और सुखद गीत नहीं गाया होगा जितना मधुर ये लड़की गा रही है। वे एक उदाहरण देते हैं कि अगर अरब के गर्म रेगिस्तान में यात्रा करते हुए थके हुए यात्रियों को किसी छायादार स्थान पर नाइटिंगेल का गीत सुनाई दे तो उन्हें बहुत राहत और खुशी मिलेगी। लेकिन कवि को लगता है कि इस लड़की का गीत उससे भी अधिक मधुर और आनंददायक है। थ्रू दिस कंपैरिजन, वर्ड्सवर्थ emphasizes the extraordinary beauty and soothing effect of the Highland girl's voice. इस तुलना के माध्यम से वर्ड्सवर्थ ये बताना चाहते हैं कि हाईलैंड लड़की की आवाज साधारण नहीं है। उसकी आवाज बेहद सुंदर, मधुर और मन को शांति देने वाली है। उसका गीत सुनकर सुनने वाले को सुकून और आनंद का अनुभव होता है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन में कवि हाईलैंड लड़की के गीत की तुलना नाइटिंगेल के गीत से करते हैं। वे बताते हैं कि उसकी आवाज इतनी मधुर और सुखद है कि वह थके हुए यात्रियों को भी राहत और खुशी दे सकती है। अब एक्सप्लेनेशन तो हमने समझ लिया। चलिए अब इसका सिंपल मीनिंग भी देख लेते हैं ताकि पूरी बात एकदम आसान भाषा में समझ आ जाए। सिंपल मीनिंग। द पोएट सेज दैट द गर्ल्स सॉन्ग इज इवन मोर ब्यूटिफुल and refreshing than the song of a nightingale heard by tired travelers resting in the Arabian desert. आसान शब्दों में कहें तो कवि के अनुसार उस लड़की का गीत नाइटिंगेल के गीत से भी अधिक सुंदर और मन को ताजगी देने वाला है। उसका गीत तो सुनकर वही सुख मिलता है
जो रेगिस्तान में थके हुए यात्रियों को मधुर संगीत सुनकर मिलता है। हर वॉइस ब्रिंग्स कम्फर्ट, पीस एंड जॉय टू द लिसनर। उसकी आवाज सुनने वाले के मन को शांति, सुकून और खुशी प्रदान करती है। यही कारण है कि कवि उसके गीत से इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस स्टैंजा का सरल अर्थ यह है कि हाईलैंड लड़की का गीत इतना मधुर और मनमोहक है कि कवि उसे नाइटिंगेल के गीत से भी अधिक सुंदर मानते हैं। उसकी आवाज सुनने वाले के मन को शांति, आनंद और ताजगी से भर देती है। Fourth stanza. A voice so thrilling never was heard. In springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas, among the farthest Hebrides. दोस्तों, इस स्टैंजा में कवि एक बार फिर उस लड़की के गीत की सुंदरता का वर्णन करते हैं। अब इन लाइंस को समझते हैं। A voice so thrilling never was heard. In springtime from the cuckoo bird. इन लाइंस में कवि कहते हैं कि उन्होंने कभी इतनी मधुर, रोमांच पैदा करने वाली और दिल को छू लेने वाली आवाज नहीं सुनी। यहां कवि उस लड़की की आवाज की तुलना कुकू बर्ड यानी कोयल की आवाज से करते हैं। आमतौर पर वसंत ऋतु में कोयल की मधुर आवाज लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन कवि के अनुसार उस हाईलैंड लड़की का गीत कोयल की आवाज से भी अधिक मधुर और प्रभावशाली है। इससे पता चलता है कि कवि उसकी गायकी से कितने प्रभावित है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हेब्राइड्स डॉट। यहां कवि एक सुंदर कल्पना प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे दूर स्थित हेब्राइड्स द्वीपों के आसपास फैले शांत समुद्री क्षेत्र में कोयल की आवाज गूंज उठे और वहां की नीरवता को तोड़ दे, उसी प्रकार उस लड़की का गीत भी पूरे वातावरण को अपनी मधुर ध्वनि से भर देता है। हेब्राइड्स स्कॉटलैंड के पश्चिम में स्थित द्वीपों का एक समूह है। कवि इस उदाहरण के माध्यम से उस गीत की मधुरता और उसके प्रभाव को और अधिक बढ़ाकर दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि हाईलैंड लड़की की आवाज इतनी मधुर और रोमांचक है कि वो वसंत ऋतु में सुनाई देने वाली कोयल की आवाज से भी अधिक सुंदर लगती है। उसका गीत पूरे वातावरण को संगीत से भर देता है और सुनने वाले के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। चलिए दोस्तों, अब इस पूरी पंक्ति का एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। Explanation. In these lines, the poet further praises the beauty of the Highland girl's song. यहां कवि हाईलैंड लड़की के गीत की सुंदरता की और अधिक प्रशंसा करते हैं। पहले उन्होंने उसके गीत की तुलना नाइटिंगेल से की थी और अब वे उसकी मधुरता को एक और उदाहरण देकर समझा रहे हैं। He compares it to the song of a cuckoo bird heard during spring. यहां कवि उस लड़की के गीत की तुलना वसंत ऋतु में सुनाई देने वाली कोयल की आवाज से करते हैं। आमतौर पर स्प्रिंग सीजन में कोयल का गीत बहुत मधुर और मनमोहक माना जाता है, इसलिए कवि ये तुलना करके उसके गीत की विशेषता को दिखाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, नो कुकू बर्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड सच अ थ्रिलिंग एंड मेलोडियस वॉइस। कवि के अनुसार उन्होंने कभी किसी कोयल की इतनी मधुर और रोमांच पैदा करने वाली आवाज नहीं सुनी। उन्हें लगता है कि उस हाईलैंड लड़की का गीत कोयल के गीत से भी अधिक सुंदर है। He says that the girl's song is so beautiful that it breaks the deep silence of the distant Hebrides Islands. आगे कवि कहते हैं कि उस लड़की का गीत इतना प्रभावशाली है कि वो दूर स्थित हेब्राइड्स आइलैंड्स की गहरी शांति को भी तोड़ सकता है। यहां कवि ये नहीं कहना चाहते कि गीत सचमुच वहां तक पहुंच गया, बल्कि वे उसकी मधुरता और प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त कर रहे हैं। Through this comparison, Wordsworth emphasizes the extraordinary sweetness and emotional power of a singing. इस तुलना के माध्यम से वर्ड्सवर्थ ये बताना चाहते हैं कि उस लड़की की आवाज केवल मधुर ही नहीं है, बल्कि उसमें भावनाओं की गहराई भी है। उसका गीत सुनने वाले के दिल को छू लेता है। By comparing the reaper's song to both birds, the poet shows that her voice is exceptionally beautiful and unforgettable. दोस्तों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। कवि ने उस लड़की के गीत की तुलना दो पक्षियों से की है, नाइटिंगेल और कुकू बर्ड। इन दोनों पक्षियों के गीत बहुत मधुर माने जाते हैं, फिर भी कवि को लगता है कि उस लड़की की आवाज उनसे भी अधिक सुंदर और यादगार है। इसी कारण उसका गीत कवि के मन में हमेशा के लिए बस जाता है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन में कवि बताते हैं कि हाईलैंड लड़की का गीत
इतना मधुर, भावपूर्ण और प्रभावशाली है कि नाइटिंगेल और कुकू बर्ड जैसे प्रसिद्ध पक्षियों के गीत भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। अब एक्सप्लेनेशन तो हमने समझ लिया, चलिए अब इसका सिंपल मीनिंग भी देख लेते हैं ताकि पूरी बात एकदम आसान भाषा में समझ आ जाए। सिंपल मीनिंग: द पोएट सेज दैट द गर्ल्स वॉइस इज इवन मोर ब्यूटिफुल एंड एक्साइटिंग देन द सॉन्ग ऑफ अ कुकू बर्ड इन स्प्रिंग। आसान शब्दों में कहें तो कवि के अनुसार उस लड़की की आवाज वसंत ऋतु में गाने वाली कोयल की आवाज से भी अधिक सुंदर और आकर्षक है। Her sweet melody is so powerful that it seems capable of breaking the silence of the faraway Hebrides Islands. उसका गीत इतना मधुर और प्रभावशाली है कि ऐसा लगता है मानो वो दूर दराज के शांत हेब्राइड्स आइलैंड्स की नीरवता को भी तोड़ सकता है। ये उसके गीत की असाधारण सुंदरता को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट: नाइटिंगेल मधुर, शांत और सुकून देने वाले संगीत का प्रतीक है। कुकू बर्ड वसंत ऋतु की खुशी, ताजगी और आनंदमय संगीत का प्रतीक है। कवि ने इन दोनों पक्षियों का उल्लेख करके ये दिखाया है कि हाईलैंड लड़की का गीत न केवल मधुर है बल्कि उसमें सुकून, खुशी और गहरी भावनाएं तीनों मौजूद है। Fifth stanza. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow. For old, unhappy, far-off things, and battles long ago. दोस्तों, अब तक कवि उस लड़की के गीत की मधुरता का वर्णन कर रहे थे, लेकिन इस स्टैंजा में कवि के मन में एक नया प्रश्न उठता है। अब वे जानना चाहते हैं कि आखिर वो लड़की गा क्या रही है। अब इन लाइंस को समझते हैं। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow. इन लाइंस में कवि सोचते हैं कि आखिर कोई उन्हें ये क्यों नहीं बता सकता कि वो लड़की क्या गा रही है। वे उसकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वे केवल उसके गीत को सुन सकते हैं, उसका अर्थ नहीं समझ सकते। आगे कवि अनुमान लगाते हैं कि शायद वो कोई प्लेंटिव यानी दुख भरा और भावुक गीत गा रही है। उसके गीत की धुन में एक गहरी उदासी महसूस होती है। फॉर ओल्ड, अनहैप्पी, फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। यहां कवि कल्पना करते हैं कि शायद वो गीत अतीत की किसी दुखद घटना के बारे में हो सकता है वो बहुत पुरानी और दुख भरी यादों का वर्णन कर रही हो, या फिर शायद वो बहुत समय पहले लड़ी गई किसी लड़ाई की कहानी गा रही हो। क्योंकि कवि गीत के शब्द नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वे केवल उसके भावों के आधार पर उसके अर्थ का अनुमान लगा रहे हैं। गीत की उदास धुन उन्हें ऐसी ही कल्पनाएं करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, इस स्टैंजा में कवि उस गीत का अर्थ जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये गीत किसी पुराने दुख, बीती हुई घटनाओं या बहुत समय पहले हुए युद्धों की कहानी सुना रहा है। चलिए दोस्तों, अब इस पूरी पंक्ति का एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन: इन दीज लाइन्स द पोएट वंडर्स अबाउट द मीनिंग ऑफ द रीपर्स सॉन्ग। यहां कवि सोचते हैं कि आखिर ये लड़की अपने गीत में क्या गा रही है। अब तक वे केवल उसके गीत की मधुरता का आनंद ले रहे थे, लेकिन अब उनके मन में उसके अर्थ को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। Since he does not understand her language, he asks if anyone can tell him what she is singing about. कवि उस लड़की की भाषा नहीं समझते, इसलिए वे सोचते हैं कि काश कोई उन्हें बता पाता कि वो अपने गीत में क्या कह रही है। इससे पता चलता है कि वे उस गीत को समझने के लिए कितने उत्सुक हैं। He imagines that the song may be expressing sadness about old, unhappy events from the distant past, or perhaps about battles that took place long ago. क्योंकि कवि गीत के शब्द नहीं समझ पाते, इसलिए वे अपनी कल्पना का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये गीत पुराने दुखों, बीती हुई दुखद घटनाओं या बहुत समय पहले हुए युद्धों के बारे में हो सकता है। गीत की धुन में उन्हें एक गहरी उदासी महसूस होती है, इसलिए वे ऐसी कल्पना करते हैं। The poet's curiosity shows how deeply the song has affected him, even though he cannot understand its words. अंत में बताया गया है कि कवि उस गीत से बहुत गहराई से प्रभावित हो चुके हैं। वे उसके शब्द तो नहीं समझते, लेकिन फिर भी गीत उनके मन को छू जाता है। यही कारण है कि वे उसके अर्थ को जानने के लिए इतने उत्सुक हैं। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन में कवि उस लड़की के गीत का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं।
हालांकि वे उसकी भाषा नहीं समझते, फिर भी गीत की भावनाएं उनके मन को गहराई से प्रभावित करती है। अब एक्सप्लेनेशन तो हमने समझ लिया, चलिए अब इसका सिंपल मीनिंग भी देख लेते हैं ताकि पूरी बात एकदम आसान भाषा में समझ आ जाए। सिंपल मीनिंग: द पोइट डज नॉट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सॉन्ग। आसान शब्दों में कहें तो कवि उस गीत का असली अर्थ नहीं जानते, वे केवल उसे सुन रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। He only imagines that it may be about old sorrows, unhappy memories और battles of the past। इसलिए वे अनुमान लगाते हैं कि शायद ये गीत पुराने दुखों, दुखद यादों या अतीत के किसी युद्ध के बारे में हो सकता है। ये केवल उनकी कल्पना है क्योंकि वे गीत के शब्द नहीं समझते। This shows the mysterious and emotional effect of the Reaper's song। इससे पता चलता है कि उस लड़की के गीत में एक रहस्यमय और भावनात्मक आकर्षण है। बिना अर्थ समझे भी वो गीत कवि के दिल को छू लेता है। तो दोस्तों, इस स्टैंजा का सरल अर्थ ये है कि कवि लड़की के गीत का अर्थ नहीं समझ पाते, लेकिन उसकी उदास और भावनात्मक धुन सुनकर कल्पना करते हैं कि शायद वो पुराने दुखों, यादों या अतीत के युद्धों के बारे में गा रही है। Sixth stanza. Or is it some more humble, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? दोस्तों, पिछले स्टैंजा में कवि ने अनुमान लगाया था कि शायद लड़की का गीत अतीत की दुखद घटनाओं या पुराने युद्धों के बारे में है, लेकिन इस स्टैंजा में उनके मन में एक और विचार आता है। अब वे सोचते हैं कि शायद ये गीत किसी साधारण और रोजमर्रा की बात के बारे में भी हो सकता है। अब इन लाइंस को समझते हैं। और इज इट सम मोर हम्बल, familiar मैटर ऑफ टुडे? यहां कवि एक दूसरा अनुमान लगाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद ये कोई हम्बल यानी एक साधारण गीत हो सकता है कि ये गीत किसी ऐतिहासिक घटना या पुराने युद्ध के बारे में न होकर आज के जीवन की किसी सामान्य घटना के बारे में हो। familiar मैटर ऑफ टुडे से कवि का मतलब रोजमर्रा की जिंदगी की बातों से है, यानी गीत किसी ऐसी बात पर आधारित हो सकता है जो लोगों के जीवन में अक्सर होती रहती है। सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन। यहां कवि अपनी कल्पना को आगे बढ़ाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद ये गीत किसी दुख, किसी प्रिय चीज के खो जाने या किसी दर्द के बारे में हो। ऐसा दुख जो पहले भी लोगों के जीवन में आया हो और भविष्य में फिर से आ सकता हो। यानी ये कोई ऐसी भावना हो सकती है जो हर इंसान कभी न कभी महसूस करता है। इसलिए कवि को लगता है कि शायद लड़की अपने जीवन के किसी सामान्य लेकिन भावनात्मक अनुभव को गीत के माध्यम से व्यक्त कर रही है। तो दोस्तों, इस स्टैंजा में कवि एक नया अनुमान लगाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद लड़की का गीत किसी पुराने युद्ध या ऐतिहासिक घटना के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के सामान्य दुखों, दर्द और भावनाओं के बारे में हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब इस पूरी पंक्ति का एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। इससे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझने में आसानी होगी और एग्जाम के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेनेशन: इन दीज लाइन्स द पोएट कंसिडर्स अनदर पॉसिबिलिटी अबाउट द मीनिंग ऑफ द रीपर्स सॉन्ग। यहां कवि लड़की के गीत के अर्थ के बारे में एक और संभावना पर विचार करते हैं। क्योंकि वे गीत के शब्द नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वे अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर वो किस विषय पर गा रही होगी। He wonders whether she is singing about ordinary events of everyday life rather than about the distant past। यहां कवि सोचते हैं कि शायद ये गीत अतीत की किसी घटना या पुराने युद्ध के बारे में नहीं है। हो सकता है कि वो अपने रोजमर्रा के जीवन की किसी साधारण घटना के बारे में गा रही हो। यानी गीत का विषय बिल्कुल सामान्य और परिचित भी हो सकता है। द सॉन्ग में एक्सप्रेस सम नेचुरल ह्यूमन सोरो, लॉस और पेन दैट पीपल कॉमनली एक्सपीरियंस। आगे कवि कल्पना करते हैं कि शायद ये गीत किसी दुख, किसी नुकसान या किसी दर्द के बारे में हो। ऐसी भावनाएं जो लगभग हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी महसूस करता है। इसलिए कवि को लगता है कि ये गीत मानवीय भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। Such feelings are universal and can occur again and again in human life।
यहां बताया गया है कि दुख, दर्द और किसी चीज को खो देने का अनुभव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। ये भावनाएं हर युग और हर व्यक्ति के जीवन में बार बार दिखाई देती है। इसलिए इन्हें यूनिवर्सल फीलिंग्स यानी सार्वभौमिक भावनाएं कहा जाता है। थ्रू दीज लाइन्स द पोएट सजेस्ट्स दैट द सॉन्ग मे बी कनेक्टेड टू कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस। अंत में कवि ये संकेत देते हैं कि शायद लड़की का गीत मानव जीवन के सामान्य अनुभवों और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि उसका गीत इतना भावपूर्ण और प्रभावशाली लगता है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन में कवि ये संभावना व्यक्त करते हैं कि लड़की का गीत जीवन की सामान्य घटनाओं, दुखों और भावनाओं के बारे में हो सकता है। ये ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें दुनिया का हर इंसान कभी न कभी महसूस करता है। अब एक्सप्लेनेशन तो हमने समझ लिया, चलिए अब इसका सिंपल मीनिंग भी देख लेते हैं ताकि पूरी बात एकदम आसान भाषा में समझ आ जाए। सिंपल मीनिंग: The poet imagines that the song may be about universal human emotions such as sorrow, loss, and pain, which are experienced by people in every age and generation. आसान शब्दों में कहें तो कवि को लगता है कि शायद ये गीत दुख, नुकसान और दर्द जैसी भावनाओं के बारे में है। ये ऐसी भावनाएं हैं जो हर समय और हर पीढ़ी के लोगों के जीवन में देखने को मिलती है। This idea supports one of the poem's central themes, the universality of human emotions. ये बात कविता के एक महत्वपूर्ण संदेश को भी दर्शाती है। कवि बताना चाहते हैं कि इंसानी भावनाएं हर जगह एक जैसी होती है। भाषा अलग हो सकती है, लेकिन दुख, खुशी, दर्द और यादें हर इंसान समझ सकता है। इंपॉर्टेंट वोकैब्युलरी: फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, रोजमर्रा की घटनाएं या सामान्य जीवन के अनुभव। नेचुरल सोरो, इंसान के जीवन में आने वाला सामान्य दुख। लॉस, किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु या चीज से बिछड़ जाना या उसे खो देना। तो दोस्तों, इस स्टैंजा का सरल अर्थ यह है कि कवि सोचते हैं कि शायद लड़की का गीत जीवन के सामान्य दुखों, दर्द और भावनाओं के बारे में है, जिन्हें हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी अनुभव करता है। यही कारण है कि ये गीत कवि के दिल को इतनी गहराई से छू जाता है। Seventh stanza. Whatever the theme, the maiden sang, as if a song could have no ending. I saw her singing at her work, and over the sickle bending. दोस्तों, अब तक कवि ये सोच रहे थे कि आखिर लड़की अपने गीत में क्या गा रही है, लेकिन इस स्टैंजा में वे कहते हैं कि चाहे गीत का विषय कुछ भी हो, एक बात निश्चित है कि वो लड़की पूरे मन से गा रही थी। अब इन लाइंस को समझते हैं। Whatever the theme, the maiden sang, as if a song could have no ending. यहां कवि कहते हैं कि उन्हें यह नहीं पता कि गीत का विषय क्या था। Whatever the theme का मतलब है गीत का विषय चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात साफ थी कि लड़की पूरे भाव और तन्मयता के साथ गा रही थी। कवि को ऐसा महसूस होता है मानो उसका गीत कभी समाप्ति नहीं होगा। वो बिना रुके लगातार गाती जा रही थी। इससे पता चलता है कि वो अपने गीत में पूरी तरह डूबी हुई थी। I saw her singing at her work, and over the sickle bending. यहां कवि उस दृश्य का वर्णन करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। वे देखते हैं कि लड़की काम करते हुए भी लगातार गा रही है। वो फसल काट रही है और उसी दौरान गीत भी गा रही है। सिकल का मतलब होता है हंसिया, जिससे फसल काटी जाती है। लड़की हंसिये के ऊपर झुककर फसल काट रही है, यानी वो अपने काम और अपने गीत दोनों में पूरी तरह मग्न है। तो दोस्तों, इस स्टैंजा में कवि बताते हैं कि उन्हें गीत का अर्थ भले ही समझ नहीं आया, लेकिन लड़की जिस तन्मयता और भाव के साथ गा रही थी, उसने उन्हें बहुत प्रभावित किया। वो काम करते हुए लगातार गा रही थी और ऐसा लग रहा था मानो उसका गीत कभी खत्म ही नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब इस पूरी पंक्ति का एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन: In these lines, the poet admits that he does not know the actual theme of the reaper's song. यहां कवि स्वीकार करते हैं कि वे उस लड़की के गीत का वास्तविक अर्थ नहीं जानते। वे उसकी भाषा नहीं समझते, इसलिए उन्हें यह पता नहीं चल पाता कि वो आखिर किस विषय पर गा रही है। However, whatever the subject may be, the young girl continues singing with great dedication and emotion while working in the field. लेकिन कवि ये जरूर देखते हैं
कि गीत का विषय चाहे जो भी हो, लड़की उसे पूरे मन, भावना और लगन के साथ गा रही है। वो केवल गीत नहीं गा रही, बल्कि अपने दिल की भावनाओं को भी उसमें व्यक्त कर रही है। She keeps cutting the grain with her sickle and singing as if a song would never end. आगे बताया गया है कि वो हंसिये से फसल काटती रहती है और साथ ही लगातार गाती रहती है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसका गीत कभी समाप्त ही नहीं होगा। वो अपने काम और अपने संगीत दोनों में पूरी तरह डूबी हुई है। The poet is deeply impressed by her complete involvement in both her work and her music. यही बात कवि को सबसे अधिक प्रभावित करती है। वे देखते हैं कि लड़की अपने काम और अपने गीत दोनों में पूरी तरह तल्लीन है। उसके चेहरे और उसके व्यवहार से उसकी सच्ची लगन दिखाई देती है। इसी कारण उसका गीत कवि के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन में कवि बताते हैं कि भले ही वे गीत का अर्थ नहीं समझते, लेकिन लड़की की लगन, भावनाएं और उसके गीत की मधुरता उन्हें बहुत प्रभावित करती है। अब एक्सप्लेनेशन तो हमने समझ लिया, चलिए अब इसका सिंपल मीनिंग भी देख लेते हैं ताकि पूरी बात एकदम आसान भाषा में समझ आ जाए। सिंपल मीनिंग: Even though the poet cannot understand the meaning of the song, he is fascinated by its beauty and the sincerity with which the girl sings while working. आसान शब्दों में कहें तो कवि गीत के शब्द नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी उसके संगीत की सुंदरता से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लड़की की सच्चाई, लगन और भावनाएं बहुत अच्छी लगती है। This highlights the powerful effect of music beyond language. ये बात हमें कविता का एक महत्वपूर्ण संदेश भी बताती है। संगीत की शक्ति भाषा से कहीं अधिक होती है। कभी कभी हम शब्द नहीं समझते, फिर भी संगीत हमारे दिल को छू जाता है। यही अनुभव कवि को उस लड़की का गीत सुनकर होता है। तो दोस्तों, इस स्टैंजा का सरल अर्थ यह है कि कवि गीत का अर्थ नहीं समझते, लेकिन उसकी मधुरता और लड़की की सच्ची भावनाएं उन्हें गहराई से प्रभावित करती है। यह स्टैंजा हमें बताता है कि सच्चा संगीत भाषा की सीमाओं से परे जाकर सीधे दिल को छू सकता है। Final stanza. I listened emotionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. दोस्तों, ये इस पोएम का अंतिम स्टैंजा है। यहां कवि बताते हैं कि उस लड़की का गीत सुनने के बाद उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब इन लाइंस को समझते हैं। I listened emotionless and still, and as I mounted up the hill. इन लाइंस में कवि कहते हैं कि वे उस गीत को पूरी शांति और ध्यान से सुनते रहे। मोशनलेस एंड स्टिल का मतलब है बिना हिले डुले और बिल्कुल शांत होकर। कवि उस गीत में इतने खो गए थे कि वे बस खड़े होकर उसे सुनते रहे। बाद में जब वे वहां से आगे बढ़े और पहाड़ी पर चढ़ने लगे, तब भी उनका ध्यान उस गीत पर ही था। The music in my heart I bore, long after it was heard no more. यहां कवि बताते हैं कि जब लड़की का गीत सुनाई देना बंद हो गया, तब भी उसकी मधुर धुन उनके दिल में बनी रही। वे उस जगह से काफी दूर निकल चुके थे, लेकिन गीत की याद उनके मन से नहीं गई। इन माई हार्ट आई बोर का अर्थ है उस संगीत को अपने दिल में संजो कर रखना। यानी गीत की ध्वनि भले ही समाप्त हो गई, लेकिन उसका प्रभाव कवि के हृदय में हमेशा के लिए रह गया। तो दोस्तों, इस स्टैंजा में कवि बताते हैं कि हाईलैंड लड़की का गीत इतना मधुर और प्रभावशाली था कि उसके समाप्त हो जाने के बाद भी उसकी याद कवि के दिल में लंबे समय तक बनी रही। यही इस पूरी पोएम का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। चलिए दोस्तों, अब इस पूरे अंतिम स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन: इन दीज कंक्लूडिंग लाइन्स, द पोएट सेज दैट ही स्टूड कंप्लीटली स्टिल and listened attentively to the reaper's beautiful song. इन अंतिम पंक्तियों में कवि बताते हैं कि वे बिल्कुल शांत और स्थिर खड़े होकर उस लड़की का सुंदर गीत सुन रहे थे। उनका पूरा ध्यान केवल उसी गीत पर था। वे उस मधुर संगीत में इतने खो गए थे कि आसपास की दूसरी चीजों पर उनका ध्यान ही नहीं रहा। After some time, he continued his journey and climbed up the hill. कुछ समय बाद कवि अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। वे वहां से निकलकर पहाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन लड़की का गीत अभी भी उनके मन में गूंज रहा होता है।
Although the song eventually faded away and could no longer be heard, its sweet melody remained in his heart. आगे बताया गया है कि धीरे धीरे वो गीत सुनाई देना बंद हो गया। कवि उस स्थान से काफी दूर निकल चुके थे, लेकिन गीत की मधुर धुन उनके दिल में बनी रही। उसकी आवाज भले ही समाप्त हो गई, लेकिन उसकी याद और उसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। The experience left such a deep impression on him that he carried the memory of the song long after it had ended. इस अनुभव ने कवि के मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। गीत खत्म हो जाने के बाद भी उसकी स्मृति लंबे समय तक उनके साथ बनी रही। यही बताता है कि वो गीत कितना असाधारण और प्रभावशाली था। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनेशन में कवि बताते हैं कि हाईलैंड लड़की का गीत उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ता है कि उसके समाप्त होने के बाद भी उसकी याद लंबे समय तक उनके दिल में बनी रहती है। अब एक्सप्लेनेशन तो हमने समझ लिया, चलिए अब इसका सिंपल मीनिंग भी देख लेते हैं ताकि पूरी पोएम का अंतिम भाव एकदम स्पष्ट हो जाए। सिंपल मीनिंग: द पोएम एंड्स बाय शोइंग द लास्टिंग इंपैक्ट ऑफ द रीपर्स सॉन्ग। आसान शब्दों में कहें तो पोएम के अंत में कवि बताते हैं कि उस लड़की के गीत का प्रभाव उनके मन पर बहुत लंबे समय तक बना रहता है। Although the poet never understands its meaning, its beauty touches his heart so deeply that he remembers it long after the sound has disappeared. कवि कभी भी उस गीत का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते, फिर भी उसकी मधुरता और सुंदरता उनके दिल को इतनी गहराई से छू लेती है कि गीत की आवाज बंद हो जाने के बाद भी वे उसे याद रखते हैं। This reinforces the poem's central idea that music has the power to move people beyond the limits of language and understanding. यही इस पूरी पोएम का मुख्य संदेश भी है। संगीत की शक्ति भाषा की सीमाओं से कहीं आगे होती है। हम किसी गीत के शब्द न समझें, फिर भी उसका संगीत हमारे दिल को छू सकता है। यही अनुभव कवि को हाईलैंड लड़की का गीत सुनकर होता है। तो दोस्तों, इस पोएम का अंत हमें यह सिखाता है कि सच्चा संगीत केवल कानों से नहीं, बल्कि दिल से महसूस किया जाता है। भाषा अलग हो सकती है, शब्द समझ में आए या ना आए, लेकिन एक सुंदर धुन सीधे हमारे हृदय को छू सकती है और उसकी याद लंबे समय तक हमारे साथ रहती है। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ ये पोएम समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब इस पोएम का मैसेज यानी मुख्य संदेश भी समझ लेते हैं। अक्सर एग्जाम में व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम या व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस भाग को ध्यान से समझिए। मैसेज ऑफ द पोएम: द पोएम टीचेस अस दैट म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। इवन व्हेन वी डू नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स, अ ब्यूटिफुल मेलोडी कैन टच आवर हार्ट्स एंड लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन। इस पोएम का मुख्य संदेश ये है कि संगीत एक सार्वभौमिक भाषा, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। संगीत को समझने के लिए हमेशा शब्दों को समझना जरूरी नहीं होता। कई बार हम किसी गीत की भाषा नहीं समझते, फिर भी उसकी धुन हमारे दिल को छू जाती है। ठीक ऐसा ही अनुभव कवि को हाईलैंड लड़की का गीत सुनकर होता है। वे उसके गीत के शब्द नहीं समझ पाते, लेकिन उसकी मधुरता और भावनाएं उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ देती है। यही कारण है कि गीत समाप्त हो जाने के बाद भी उसकी याद कवि के दिल में बनी रहती है। तो दोस्तों, ये पोएम हमें सिखाती है कि सच्चा संगीत भाषा, देश और संस्कृति की सीमाओं से परे होता है। वो सीधे इंसान के दिल को छू सकता है और उसकी याद लंबे समय तक हमारे मन में बनी रहती है। यही इस पोएम का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण संदेश है। तो दोस्तों, इस पोएम की समरी और पूरा एक्सप्लेनेशन तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब बारी है सेमेस्टर एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चंस सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए पहला एमसीक्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज वर्ड्सवर्थ्स क्लोज एसोसिएट इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि साहित्य की दुनिया में विलियम वर्ड्सवर्थ के सबसे करीबी सहयोगी या सबसे अच्छे साहित्यिक साथी कौन थे, यानी वे किस लेखक के साथ मिलकर काम करते थे और जिनकी दोस्ती ने उनके साहित्यिक जीवन को नई दिशा दी।
अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड बायरन, ऑप्शन बी ऑस्कर विल्ड, ऑप्शन सी सैमुअल टेलर कोलरिज, ऑप्शन डी जॉन कीट्स। अगर आपका आंसर ऑप्शन सी यानी सैमुअल टेलर कोलरिज है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज बहुत अच्छे मित्र और साहित्यिक सहयोगी थे। दोनों ने मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेड्स नाम की प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसे इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज की शुरुआत माना जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी सैमुअल टेलर कोलरिज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रीपर डूइंग इन द फील्ड? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खेत में काम कर रही रीपर यानी हाईलैंड गर्ल क्या कर रही थी, यानी कविता के अनुसार वो खेत में कौन सा काम कर रही थी। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए cutting and binding grain, option B applying manure to the crops, option C sitting under a shady tree singing, option D planting rice saplings। अगर आपका आंसर ऑप्शन ए यानी कटिंग एंड बाइंडिंग ग्रेन है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि पोएम में साफ बताया गया है कि हाईलैंड गर्ल खेत में फसल काट रही थी, उसे बांध रही थी और साथ ही मधुर गीत भी गा रही थी। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए कटिंग एंड बाइंडिंग ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 3, द पोएट हैज कंपेयर्ड द सिंगिंग ऑफ द रीपर विद विच बर्ड? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कवि ने हाईलैंड गर्ल के गीत की तुलना किन पक्षियों के गीत से की है, यानी पोएम में किन बर्ड्स का उदाहरण देकर उसके गीत की सुंदरता बताई गई है। ऑप्शन ए कुको, ऑप्शन बी नाइटिंगेल, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगर आपका आंसर ऑप्शन सी यानी बोथ ऑफ द अबव है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पोएम में कवि ने पहले हाईलैंड गर्ल के गीत की तुलना नाइटिंगेल के मधुर गीत से की है और फिर कुकू बर्ड के गीत से भी की है। इन दोनों पक्षियों का उदाहरण देकर कवि ये बताना चाहते हैं कि उस लड़की की आवाज दोनों से भी अधिक मधुर और मनमोहक थी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, which line in the poem indicates that the poet does not understand the lyrics of the song? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पोएम की कौन सी लाइन ये बताती है कि कवि उस लड़की के गीत के शब्द या उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहे थे, यानी किस लाइन से हमें पता चलता है कि कवि केवल गीत सुन रहे थे लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। ऑप्शन ए अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, ऑप्शन बी विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, ऑप्शन सी and sings a melancholy strain, option D long after it was heard no more। अगर आपका आंसर ऑप्शन बी यानी will no one tell me what she sings है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी लाइन में कवि कहते हैं क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है। इससे साफ पता चलता है कि कवि उस लड़की की भाषा या गीत के शब्द नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए वे दूसरों से उसका अर्थ जानना चाहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी will no one tell me what she sings। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। एमसीक्यू नंबर 5 से लेकर एमसीक्यू नंबर 8 तक के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स बिना किसी हेल्प के सही आंसर दे पाते हैं। अगर आपके आंसर्स गलत भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, इन सभी एमसीक्यूज के सही आंसर्स और इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारी अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ द सॉलिटरी रीपर की समरी और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि अब ये पूरी पोएम आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी और सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी में भी ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 100 लाइक्स पूरे होते ही इस चैप्टर का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स।